गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ममता मलिक आप सबका स्वागत करती हूँ ममता मलिक कॉमर्स क्लासेस में। आज हम करेंगे रिक्रूटमेंट के सोर्सेज कि रिक्रूटमेंट्स हम कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। इसे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रिक्रूटमेंट होता क्या है। तो सोर्सेज में आपके टू सोर्सेज होते हैं रिक्रूटमेंट के। एक होता है आपका इंटरनली, देन सेकंड होता है आपका एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट का मीन्स होता है हम अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही किसी पर्सन्स को लेकर के उस जॉब को फिल करते हैं तो वो इंटरनल रिक्रूटमेंट होता है। अगर उसी जॉब से रिलेटेड अगर हम आउटसाइड से पर्सन्स को लेते हैं तो वो आपका एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का पार्ट होता है। तो देखो इंटरनल सोर्सेज में क्या क्या आता है। सबसे इसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड हैं। सबसे पहले इन्होंने लिया है जॉब पोस्टिंग एंड बिडिंग। जॉब पोस्टिंग एंड बिडिंग में क्या होता है, एक स्पेसिफिक कोई पोस्ट निकली है मान लो हमारे ऑफिस के अंदर, तो एक एम्प्लॉय क्या करेगा, खुद ही अपना पोस्टिंग में खुद वो जाएगा और वो अपनी उस पोस्ट के लिए वो अप्लाई करेगा। वो बताएगा कि मैं इसके लिए कैपेबल हूँ और मेरे को इसके लिए आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो वो हो सकता है आपका जॉब पोस्टिंग्स में। बिड और प्रमोशन एंड ट्रांसफर में क्या होता है, पहले कोई पर्सन है जो कि लोअर लेवल पे काम कर रहा है, अब उसको किसी अपर लेवल पे ट्रांसफर कर दिया गया है, लेकिन वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही था, अब भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही काम करेगा, बस उसके लेवल को इंक्रीज कर दिया गया है, उसके को प्रमोट कर दिया गया है, उसका काम को साथ में उसकी सैलरी बेनिफिट्स वो सारी चीज़ें भी उसको बढ़ा दी गई हैं। वो होता है प्रमोशन में। देन आपका है ट्रांसफ़र में क्या होता है कि आपका जो लेवल होगा वो इक्वल ही रहेंगे दोनों, बस वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट आपको शिफ्ट कर दिया गया है, तो वो आपके लिए ये ट्रांसफ़र का काम करेगा। फिर है इसमें आप एक एम्प्लॉय जो है वन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन सेम में ही काम कर रहे हैं, आपके वो लोग जो हैं वो चेंज नहीं हो रहे हैं। फिर उसके बाद है आपका कि एम्प्लॉयर रेफरेंस। एम्प्लॉयर रेफरेंस में क्या होता है कि एम्प्लॉयज जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं और वो ही रेफर करते हैं किसी अदर पर्सन को कि आप उसको सिलेक्ट कर लो और उसको भी आप एज ए जॉब प्रोवाइड कर सकते हो। तो एम्प्लॉय के रेफर्स पे ही कोई पर्सन को ले लिया है तो उसको भी हम इसी के अंदर इंक्लूड करते हैं। उसके बाद है थर्ड, री रिक्रूटिंग फॉर्मर एम्प्लॉयज एंड एप्लीकेंट्स। देखो हमने क्या किया था कि मान लो पहले हमने कभी एप्लीकेशन निकाली थी और उसमें से हमने 4 बंदों को सिलेक्ट किया था, हमें लगा था ये सही है भाई हमारे काम कर सकते हैं। इसमें से 2 को तो हमने तभी रिक्रूट कर लिया था, लेकिन अभी हमें और की नीड है तो इन 2 जो रहते हैं इनको और रिक्रूट कर लेंगे। री रिक्रूट फॉर्मर एम्प्लॉय जो पहले से थे उन्हीं को रिक्रूट कर दिया, या फिर कभी हमें लगा हमारे पास 4 एम्प्लॉयज थे, हमें लगा कि अभी इतना वर्कलोड नहीं, हमने 2 को एक टाइम के लिए उनको निकाल दिया और बोल दिया कि आपको जब जरूरत होगी जब बुला लिया जाए, टेम्परेरी टाइप हम उनसे काम करवा रहे हैं, तो वो चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। इंटरनली रिक्रूटिंग डाटाबेस, हमने इंटरनली कोई डाटा कलेक्ट किया और उसके बेसिस पे जो जो एम्प्लॉय हमारे एडजस्ट हो सकते थे हमने उनको वहाँ पे एडजस्ट कर लिया, तो वो भी आपका कहाँ पे आएगा, इंटरनल सोर्सेज में ही इंक्लूड होगा। उसके बाद है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट काउंटिंग। इसके अंदर इसके कुछ ना कुछ तो एडवांटेज होते हैं और कुछ इसकी डिसएडवांटेज होते हैं। एडवांटेज में इसके क्या क्या होता है, मोरल टू प्रमोट। जब भी किसी एम्प्लॉयज को प्रमोशन दिया जाएगा, प्रमोशन देंगे तो हम वो क्या हो जाएगा, उसका मोराल जो होगा उसको लगेगा अगर मैं अच्छे से किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, अच्छे से परफॉर्म करता हूँ तो मेरे को प्रमोट किया जाएगा। इंटरनली में ये चीज़ होती है तो एम्प्लॉयज़ का मोराल जो होता है वो प्रमोट होता है, वो बेटर काम करने के लिए उनको प्रमोट करता है। फिर उसके बाद है बेटर असेसमेंट ऑफ द एबिलिटीज। भाई जो पर्सन किसी काम को करने के लिए कैपेबल था, एबिलिटीज थी उसके अंदर, उसके लिए ये सबसे बेस्ट रही ये चीज़, उसके लिए बेटर असेसमेंट रही, उसके लिए वो बेटर वर्क कर सकता था और वो बेटर एबिलिटी जो हमने उसको प्रोवाइड भी की। हमें ना ही एडवर्टाइजमेंट करी, ना ही कोई पैनल बिठाना पड़ा, बहुत सारी कॉस्ट है
टाइम भी सेव हुआ और कॉस्ट भी सेव हुई। ना इसको ज़्यादा ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ना ही उसको ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अवेयर रूल रेगुलेशंस को बताना पड़ेगा। तो उससे क्या हो जाएगा, हमारी कॉस्ट जो है वो सेव हो जाएगी। तो हमारी कॉस्ट जो है वो सेम जॉब से रिलेटेड सेव हो जाती है। इसकी वजह से आपका क्या हो गया, इंटरनल सोर्सेज में आपकी कॉस्ट भी कम आती है। मोटिवेटेड फॉर ए गुड परफॉर्मेंस, जैसे कि मैंने फर्स्ट पॉइंट में ही बताया था कि अगर आप अच्छे से वर्क को परफॉर्म करते हो तो उसके अंदर क्या होगा, तो देखो इसके अंदर है मोटिवेटेड फॉर ए गुड परफॉर्मेंस। जब कोई अच्छा काम करेगा तो उसको प्रमोशन के चांसेज होंगे। तो इंटरनली हम एडजस्ट कर रहे हैं पर्सन्स को, तो वो आपको मोटिवेट करेगा कि टाइम टू टाइम आप अच्छा परफॉर्म करो, क्योंकि आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपके प्रमोशन के चांसेज बढ़ रहे हैं। इसके रिवर्स अगर हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि आप बाहर से किसी पर्सन्स को लेके आ रहे हो, डजेंट मैटर व्हाट यू परफॉर्म इन दिस वी कैन मेजरमेंट, देन वी शुड एनालाइज इसकी हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो उसके अंदर आपको मोटिवेटेड की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद है काज ए सक्सेशन ऑफ प्रमोशंस। भाई जब भी आप प्रमोशंस आपकी कंपनी प्रोवाइड कर रही है तो आपके सक्सेशन होने के चांसेज, आपके बेटर वर्क के चांसेज, आपके ग्रोथ के चांसेज वो भी बढ़ जाते हैं। एडवांटेज वो आपके लिए ही काम करेगी। हैव ए हायर ओनली एट एंट्री लेवल्स, इसमें आप एक स्पेसिफिक लेवल के अकॉर्डिंग ही क्या कर सकते हो, उनको हायर कर सकते हो। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक आपको बहुत सारे पर्सन्स में से चूज नहीं करने की जरूरत नहीं होगी, बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं होगी। एंट्री लेवल पे ही आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही आप क्या कर सकते हो, उस पर्सन को हायर कर सकते हो। लेकिन इसकी कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज में देखो, इन ब्रीडिंग आपको क्या कर रहे हो, आपको तो अनलिमिटेड ऑप्शन तो मिल ही नहीं रहे, आपको तो सिर्फ लिमिटेड ऑप्शन ही मिल रहे हैं। उनके अंदर से ही क्या कर रहे हो, आप उनमें से ही चूज कर रहे हो। तो इस वजह से आपको क्या हो रही है भाई, ये आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक पॉइंट ही को ही आप देख रहे हो। आप नंबर ऑफ पर्सन्स भी आपके पास लिमिटेड से ही हैं, उनके अंदर से ही चूज करते हो। एक आप मार्केट के अंदर उठाओगे तो आप बेस्ट को चूज आउट कर सकते हो। देन सेकंड है आपका पॉसिबल मोरल प्रॉब्लम ऑफ द नॉट प्रमोटेड। समटाइम्स इम्स आपके पास 4 वर्कर हैं और आपको एक को ही प्रमोट कर सकते हो ना, आपको एक ही जॉब प्रमोटेड जॉब चाहिए, तो आपने एक को तो प्रमोट कर दिया, बाकी के जो रह गए उनके तो मोरल को वो बूस्ट नहीं कर रहा, उनके अंदर तो उल्टा वो नेगेटिव इम्पैक्ट लेके आ रहा है। तो वो भी आपके लिए क्या हो सकता है, प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। समटाइम्स पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी प्रमोशन के टाइम्स पे जरूरी नहीं है कि बेटर वर्क परफॉर्मिंग पर्सन्स को ही प्रमोशंस मिले। समटाइम पॉलिटिकल इशू आल्सो फेसेस बॉस में बी सिलेक्टेड ऑन दोज पर्सन्स जो कि उसके लिए चमचागिरी टाइप्स है। तो इसके अंदर भी आपके लिए पॉलिटिकल इश्यूज को भी फॉलो करने में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नोट इंटरनल सोर्सेज ऑलवेज गिव ए एडवांटेज, समटाइम्स इससे गिव ए डिसएडवांटेज ड्यू टू ए पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। नीड फॉर द मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, तो आपको क्या करनी होगी, आपने उसको नई हायरिंग किया, नए जॉब पे लिया है, तो उस केसेज में क्या होगा, उसको भी डेवलपमेंट को उसकी तो नीड होगी। मे बी आप अगर बाहर से सिलेक्ट कर रहे हो वो पर्सन आप ऐसा सिलेक्ट करो जो कि ऑलरेडी ट्रेंड है, तो इस वजह से आपको डेवलपमेंट की भी नीड हो सकती है। सम डिसएडवांटेज ऑन अदर्स लाइक्स आप न्यू ब्रेन्स को कलेक्ट नहीं कर पाते हो इंटरनली करोगे तो आप जो लिमिटेड आप ब्रेन्स आपके पास हैं उन्हीं उनसे ही आपको काम कराना पड़ेगा। लेकिन भाई अगर आप बाहर से लेते तो आप हो सकता है कोई नया आइडिया, नई ब्रेन्स आप लेके आते अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो सबसे बेटर होता। हाईली क्वालिफाइड पर्सन्स को आप हायर कर सकते थे, जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत ही बेटर यूटिलाइजेशंस कर सकता था। उसके बाद है सेकंड है आपका एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट्स में आप क्या करोगे कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर से ना लेकर के किसी बाहर से किसी पर्सन्स को अपॉइंट कर रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी स्पेसिफिक जॉब को फुलअप करने के लिए। तो उसके अंदर क्या कर सकते हो, आप स्कूल या कॉलेज में यूनिवर्सिटीज में जा करके वहाँ पे आप कैंप लगाओगे और जो
वहाँ से पास आउट होते हैं, उनको जॉब ऑफर करोगे और उनको लेके आओगे। ये वहाँ पे सबसे बेस्ट रहता है। एक तो इसमें बेनिफिट ये रहता है हमारे लिए कि हमें सस्ते एम्प्लॉयज़ मिल जाते हैं, क्योंकि वो फ्रेशर हैं, उनके पास जॉब के ऑफरिंग के टाइम पे। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज ये रहती है कि हमें उनको ट्रेंड करना पड़ता है, ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करनी पड़ती है। एक सेकंड इसका बेनिफिट ये रहता है हमें, अगर हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ मोर देन चाहिए, ह्यूज अमाउंट्स में चाहिए हमें एम्प्लॉयज़, तो वो हमारे पास ऑप्शंस वहाँ पे ज़्यादा होता है, तो वो हमें वहाँ पे मिल जाते हैं। आपको जो है ज़्यादा वहाँ पे मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, एप्लीकेंट ज़्यादा एप्लीकेशंस मार्केट के अंदर इशू करने की जरूरत नहीं है। आप स्पेसिफिक एक कॉलेज में जाओ, जो जो वहाँ पे पास आउट हो उनको आप ऑफर करो और वो आपको जॉब दे देंगे। फिर है उसके बाद लेबर यूनियन। अगर आपको ब्लू कॉलर से रिलेटेड कोई लेबर्स की नीड है तो एक यूनियन बनी हुई होती है लेबर्स की, आप उनको बोलो कि हमें 10 न्यू लेबर्स की और नीड्स है, तो वहाँ से भी आप एक स्पेसिफिक एक यूनियन होती है, वो आपको एक्स्ट्रा लेबर भी प्रोवाइड कर देगी। ये स्पेसिफिक लोअर लेवल्स के लिए काम करते हैं, इसमें ज़्यादा इंट्रू टाइप्स की आपको चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ेगी। मीडिया सोर्सेज यूज कर सकते हो, जैसे आपने टीवी में, न्यूज़पेपर में, इंटरनेट पे आपने एडवर्टाइजमेंट दे दी, उसको देख करके कोई पर्सन्स है जो इंटरेस्टेड है आपकी जॉब के रिक्वायरमेंट्स को फिलअप करता है, तो देन ही अप्लाई एंड यू कैन चूज आउट। इसके अंदर भी ये आप ये बोल सकते हो, ये आपको अनलिमिटेड ऑप्शंस प्रोवाइड कर देगा, फास्ट रहेगा ये मीडिया में, ये जल्दी आपकी न्यूज़ को मार्केट में लेकर जाएगा, और इतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता ये, कि जितना ज़्यादा फास्ट होता है ये चिपर ही होता है ये, साथ में अनलिमिटेड ऑप्शन प्रोवाइड करेगा, बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हो आप, बेटर ऑप्शन देगा आपको ये। तो ये सबसे बेस्ट है, आज के दिन हम मोस्टली इसी को यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक इसका इंटरनल एक्सटर्नली और एक इसका थर्ड पार्ट भी बना देते हैं हम समटाइम मीडिया रिसोर्सेज के लिए। फिर है एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज। एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज क्या होती हैं, देखो जैसे कोई एक पर्सन है जिसको जॉब चाहिए, ये है ए, एक ये बी नाम से, ए नाम से कोई पर्सन है जिसको जॉब चाहिए, ठीक है। सी नाम से कोई कंपनी है जिसको एम्प्लॉय चाहिए, एक एम्प्लॉयमेंट एजेंसी होती है, मान लो ये बी है, ये क्या करता है, ए जाएगा बी के पास कि मेरे को आप कहीं ना कहीं जॉब लगवा दो, मेरी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के पास जाएगा, बोलेगा मेरी जॉब लगवा दो कहीं पे, और सी कंपनी जो इसके पास आएगी कि हमें इतने इतने एम्प्लॉय चाहिए। ये दोनों को एज ए पूल का काम कर रहे हैं ए और सी को मिलाने के लिए, तो हम इनको भी बोल करके जितने एम्प्लॉयज़ की हमें नीड है वो हमें ये प्रोवाइड कर सकते हैं। ये दोनों से ही, ए से भी और सी से भी बी कुछ ना कुछ कमीशन चार्जेस लेगा, लेकिन जैसे एम्प्लॉयज़ की हमें नीड है ना, वो वैसा एम्प्लॉयज़ हमें प्रोवाइड कर देगा। इसके पास सब टाइप्स की टीम्स होती है जो कि सारे कोस्ट, इससे ओवरऑल एक हमने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया इसको एक तरीके से, ये हमारे लिए थोड़ा सा फास्ट काम करके दे देगा। यहाँ पे एक्सपर्ट होते हैं, हमें इतने हायरिंग नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा एक्सपर्ट की नीड होगी तो हमें ज़्यादा कॉस्ट भी आएगी, तो ये थोड़ा सा ठीक ठाक पड़ जाता है हमारे लिए। ठीक है, उसके बाद है एक्सटर्नल सोर्सेज की कुछ एडवांटेज होती हैं और कुछ इसके डिसएडवांटेज होते हैं। सबसे पहले ही है कि हमें न्यू वर्ल्ड मिल जाता है। न्यू वर्ल्ड्स मीन्स अगर आपको विद इन ऑर्गेनाइजेशन आप हायरिंग करोगे तो आपको नए एम्प्लॉयज की तो आपके पास आया ही नहीं, तो उस केस में क्या हो गया, आपने तो सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो थे उनमें से चूज कर लिया, लेकिन आपने एक्सटर्नली किया तो आपके पास नया पर्सन आ जाएगा जो आपके लिए मे बी बेटर हो, चीपर एंड फास्टर देन ट्रेनिंग्स। अगर आप इंटरनली किसी को हायर प्रमोट कर रहे हो तो उसको काम करना तो आएगा नहीं, उसको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और मे भी आप बाहर से ले रहे हो वो आप उसको ही चूज आउट करोगे जो एक्चुअली में पहले से ही ट्रेंड है पर्सन्स, तो वो आपके लिए ट्रेनिंग वगैरह इतनी चीज़ें ये आपको नहीं प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो वो आपके लिए सस्ता भी पड़ जाता है। प्रोफेशनल को ही लोगे आप, नो डाउट्स, आप बेटर ही चूज करना चाहोगे तो आप क्या कर सकते हो, प्रोफेशनल पर्सन्स को ही चूज करोगे। और कंपनी के अंदर जब भी इंटरनली किसी को लिया जाता है तो पॉलिटिकल इशू फेस करने पड़ सकते हैं, मीन्स सभी अपने पसंदीदा पर्सन्स को वहाँ पे लेकर आना चाहेंगे, ना कि एजुकेटेड पर्सन्स को। लेकिन अगर आप बाहर से सिलेक्ट कर रहे हो तो आपका बेस्ट पर्सन मिलेगा, ना कि पॉलिटिकल ग्रुप ऑफ इश्यूज आपको वहाँ पे फेस नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है,
ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी में जो है उससे नया आ जाएगा, आपके पास कुछ नया ही आएगा। तो मे बी ब्रिंग न्यू इंडस्ट्री इनसाइट्स, तो आप हो सकता है नए पर्सन्स को लेकर आओ, तो नई साइट्स आपको दिखने के मिले, नए आइडियाज़ मिले, नए ओपिनियंस मिले, कुछ नई स्किल्स मिल जाएं आपको, तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट में ही काम करेगा। मेड नॉट सेलेक्ट समवन हु विल। डिसएडवांटेज ये भी हो सकता है कई बार हम उसको सिलेक्ट नहीं कर पाते जो कि एक्चुअल में उसके लिए कैपेबल होता है, ड्यू टू सम अदर्स रूल रेगुलेशंस, या फिर कभी लिमिटेड ही रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास, लिमिटेड ही पर्सन्स को सिलेक्ट करेंगे तो वो भी हो जाता है। फिर द जॉब ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस भी, जो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए फिट होता है, कुछ ना कुछ गलतियां एरर रह ही जाती हैं, तो वो एज ए डिसएडवांटेज काम करेगा आपके लिए। और जो पर्सन्स इंटरनली हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कई साल से काम कर रहे थे, उन्हें लगता वो चाहेंगे कि उनका प्रमोशन हो, लेकिन उनका तो होगा ही नहीं, हम तो उनके हायर लेवल पे जो बाहर से आएगा उसको लेकर आएंगे, तो उनको थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। वो उन्हें लगेगा क्योंकि वो बाहर से आ जा करके उनके ऊपर बॉस ग्रेड झाड़ रहा है, तो उस केसेज में क्या होगा, मोरल प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ेगी, जो इंटरनल एम्प्लॉयज हैं आपके उनको। उसके बाद है कैंडिडेट्स नोट सिलेक्टेड, जो कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं हुए उनके लिए तो डिसअपॉइंटेड है, मार्केट के अंदर हो सकता है वो हमारे लिए बैड रूमर्स करें, बैड माउथनिंग करें, तो वो हमारे लिए इमेज डाउन भी कर सकते हैं, तो वो उनके अंदर भी थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर चला जाता है। ये टाइम बहुत लॉन्ग होता है, एक विद इन ऑर्गेनाइजेशन करना है तो हमें आज नहीं, हम जस्ट उसको प्रमोट कर देंगे, ठीक है, लेकिन इसके लिए पहले हमें मार्केट के अंदर रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, फिर उनके एक टाइम देना पड़ेगा कि आप इतने टाइम के अंदर फॉर्म फिल कर सकते हो, फिर उसका टेस्ट करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, फिजिकल्स वगैरह होंगी, तो उसमें बहुत लंबा टाइम लग जाता है, तो लॉन्गर हो जाता है एडजस्टमेंट और ओरिएंटेशन वगैरह करने में, तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और ये कॉस्टली भी होता है भाई। आप एक पॉइंट और भी ऐड कर सकते हो उसके अंदर कि ये टाइम कंज्यूमिंग विद कॉस्टली होता है, लॉन्गर भी होता है ये आपके लिए। एक होता है इंटरनेट के थ्रू भी अब डिफरेंट अभी थोड़ा सा ये ट्रेंड में ज़्यादा है, इंटरनेट के थ्रू भी आप रिक्रूट्स कर सकते हो, जैसे कि इन्होंने बोला था कि कोई जॉब बोर्ड होगा या एम्प्लॉयर वेबसाइट्स के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट एम्प्लॉयज़ की एम्प्लॉयर्स की साइट्स हैं, जैसे कि इन्होंने मॉन्स्टर, इम्पो, करियर बिल्डर्स, ये डिफरेंट याहू हॉट जॉब, मैन पावर्स, जो कि आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकती हैं, तो आप इनके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, जॉब को ले सकते हो। एम्प्लॉयज क्या करेगा, इनके ऊपर अप्लाई कर देगा, इन साइट्स के ऊपर डिफरेंट के ऊपर, और जो ऑर्गेनाइजेशन को जिस टाइप्स की नीड होगी वो भी अपनी यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं, साइट्स के थ्रू भी आप कर सकते हो। अब आती है इंटरनेट रिक्रूटमेंट मेथड जो है उसकी क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। ये बहुत ही चीपर होता है भाई, इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती इन कंपैरिजन ऑफ अदर्स, तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट सेविंग्स है। देन सेकंड, ये बहुत फास्ट काम कर रहा है, आपने आज एडवर्टाइजमेंट डाली, कल किसी जो चाहेगा वो रिप्लाई कर सकता है, दोनों के लिए जल्दी अप्लाई कर सकते हैं हम, विद इन सेकेंड्स हम ये चेकआउट कर सकते हैं कि क्या नई वैकेंसी आ रही है, विद इन सेकेंड्स हम अप्लाई कर सकते हैं, तो ये टाइम सेविंग भी है साथ में, ठीक है। नंबर ऑफ, भाई आज किसी ने एक साइट पे डाल दी ना तो कितने लाखों लोग उसको देख सकते हैं, ये एक्सपेंडेड पूल्स है एप्लीकेंट के लिए भाई। एक अगर मान लो इसके अदर्स आपने एक एरिया के अंदर ही निकाला और एक अनलिमिटेड पर्सन उस साइट्स को चेकआउट कर सकते हैं, तो ये तो एडवांटेज इसकी बहुत ही ज़्यादा कि आपके नंबर्स और तो ह्यूज अमाउंट्स में आपको ये एप्लीकेंट को प्रोवाइड कर देगा। डिसएडवांटेज, जो पर्सन अनक्वालिफाइड हैं, ब्लू कॉलर्स के हैं, उनको तो इंटरनेट वगैरह यूज नहीं करना था, वो साइट ही नहीं देख सकते, तो वो लोग तो इसको चेक ही नहीं कर सकते, तो उनके लिए तो ये काम की चीज़ नहीं है, तो वो आपके लिए डिसएडवांटेज का काम करेगा। एडिशनल वर्क फॉर ए हायर स्टाफ मेंबर्स, भाई आपने इसके लिए टेक्निकल स्टाफ की नीड होगी जो कि आपके ऐसे काम्स को हैंडल कर सके, तो इसलिए इसके लिए आपको ये और एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। मैनी एप्लीकेंट्स आर नॉट सीरियसली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट्स, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेंट होते हैं जो कि जिनको इनकी नॉलेज ही नहीं होती
वो इस टाइप्स की नॉलेज को गैदर ही नहीं कर पाते, तो वो सीरियसली इस चीज़ को नहीं लेंगे, उनके लिए भी ये चीज़ इतनी अच्छी नहीं होगी। एक्सेस लिमिटेड और अनअवेलेबल फॉर एप्लीकेंट्स, समटाइम्स सम रिसोर्सेज लाइक नेट, मोबाइल्स, पीसीज वगैरह नॉट अवेलेबल फॉर एप्लीकेंट्स, देन ही कैन नॉट चेक आउट ऑन दिस इंटरनेट फैसिलिटीज। तो वो भी आपके लिए क्या करेगा, वो नहीं चेकआउट कर पाएगा, वो नहीं देख पाएगा इन सब चीज़ों को, तो वो भी आपके लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही डालेगा। डिफरेंट थिंग्स होती हैं रिक्रूटमेंट्स को इवेल्युएशंस करने से रिलेटेड, लाइक कि आपको कितने पर्सन्स की नीड है, किस टाइप के पर्सन्स की नीड है, वो सारे रिक्रूटमेंट को इवेल्युएट करने के लिए हम क्या क्या चीज़ें करेंगे। एक होता है आपका क्वांटिटेटिव ऑफ एप्लीकेंट। क्वांटिटेटिव मीन्स कितने पर्सन्स की आपको नीड है। एज ए गोल quantity of applicants means as a goal of good recruitment program जनरल ए लार्ज पूल। लार्ज पूल से रिलेटेड हम जब कोई भी जनरेटिंग करते हैं भाई, हमें क्वांटिटी में नेचर वाइज प्लेस में जब ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन्स की नीड है तो वो होता है क्वांटिटी ऑफ एप्लीकेंट्स। जैसे भी लेबर्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा की नीड हो रही है तो वो आ जाएगा। फिर उसके बाद है आपका क्वालिटेटिव वो एप्लीकेंट, इसके अंदर हमें किस टाइप के पर्सन्स की नीड है, उसके अंदर क्या क्या स्किल होनी चाहिए, उन चीज़ों क्वालिटी को चेकआउट करते हैं हम कि पर्सन जो चेक सेलेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या स्किल होनी चाहिए। इस कॉल्ड भी है जस्ट फॉर ए जॉब स्पेसिफिकेशंस, जिसका मीनिंग मैंने आपको बताया था। जॉब स्पेसिफिकेशन की रिक्वायरमेंट को फुल अप करने के लिए हम क्वालिटेटिव टर्म को यूज कर सकते हैं। देखो, इन एडिशन टू ए क्वांटिटी इश्यू अराइज एज वेदर और नोट क्वालिफिकेशंस भी उस पर्सन्स के अंदर है या फिर नहीं, वो भी चीज़ को हम चेकआउट कर सकते हैं। सफिशेंट फुल फॉर ए जॉब ओपनिंग, डू द एप्लीकेंट मीट फॉर द स्पेसिफिक, डू द परफॉर्म ऑफ द जॉब वेल आफ्टर हायर्स, भी हम उस चीज़ को चेकआउट कर सकते हैं। एक होता है इल्ड रेशो। इल्ड रेशो का मतलब होता है आज के साल में जो पर्सन हमारे पास काम कर रहे थे वो नेक्स्ट स्टेज में, नेक्स्ट ईयर में कितने हमने ट्रांसफर किए, जितने आज थे और नेक्स्ट ईयर वही सेम काम करेंगे, उन सबको के लिए हम वर्डिंग यूज करते हैं इल्ड रेशो। एक कंपैरिजन ऑफ द नंबर ऑफ एप्लीकेंट at a one stage of the recruiting process is the number at the next stage। एक स्टेज से दूसरे स्टेज पर कितने पर्सन्स हैं जो कि आगे गए, उन सबको बोलते हैं हम इल्ड रेशो। उसके बाद है इवेल्युएटिंग रिक्रूटिंग कॉस्ट एंड बेनिफिट, कि हमने जिस टाइम पे रिक्रूटमेंट किया उसकी कॉस्ट कितनी आई और उसके हमें बेनिफिट कितने मिले, उन सबको इवेल्युएट करते हैं हम। इनमें कॉस्ट और बेनिफिट को इवेल्युएट करने के लिए रिक्रूटिंग के जो एफर्ट लगाए हमने, दोनों टाइप की कॉस्ट होगी इसमें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में एडवर्टाइजमेंट किया, रिक्रूट सैलरी, ट्रैवलिंग, एजेंसी फीस, टेलीफोन, एंड इनडायरेक्ट में हम इवेल्युएट करेंगे ऑपरेटिंग मैनेजर्स वगैरह, पब्लिक से रिलेटेड जो जो है रिलेशन बनाने में, इमेज बनाने में, वो जो हमें कॉस्ट बियर करनी पड़ी, वो सारी चीज़। और वो एम्प्लॉय जो हमें काम करके देगा एक्चुअल में, उसके कंपैरिजन में हमें क्या क्या बेनिफिट मिले, वो सारी चीज़ें इसके अंदर और इंक्लूड हो जाएंगी, तो उसको बोलते हैं इवेल्युएशन करना रिक्रूटमेंट्स का। देखो, इल्ड रेशो से रिलेटेड इसने थोड़ा सा फॉर्मूला भी बना रखा आपने, कैसे डिटरमाइन करते हैं, कैसे निकालते हैं हम। जैसे हमारी कंपनी के अंदर स्टार्टिंग में जो एप्लीकेंट थे जिन्होंने अप्लाई किया वो थे 300। उसके बाद हमने उनके अंदर से कुछ को सिलेक्ट किया और हमने सिर्फ 100 एम्प्लॉयज को ही फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाया, सिर्फ 100 को ही बुलाया हमने सिर्फ, ठीक है। फिर उनमें से 100 में से हमें 50 ही ऐसे लगे जो कि बेस्ट है, जिनको हमने जॉब ऑफर करी, और उसके बाद सिर्फ 25 ही पर्सन्स ऐसे हैं जिनको हमने हायर किया, जिन्होंने हमारी कंडीशंस मानी और उसके अकॉर्डिंग हमने उनको हायर कर लिया। तो देखो, इनिशियल जो कॉन्ट्रैक्ट था और इंटरव्यू के कॉन्ट्रैक्ट में जो इल्ड रेशो थी वो थी 3:1, वन स्टेप टू अनदर स्टेप्स जो कंटिन्यू चल रहे हैं उसको बोलते हैं इल्ड रेशो। फिर फाइनल इंटरव्यू से में, जहाँ से फाइनल इंटरव्यू से और ऑफर देने के बीच में 2:1 का रेशो बना, इन दोनों के बीच के का चेकआउट कर रहे हैं।
ऑफर और हायर के बीच में, अगर इन दोनों के बीच का मैं चेकआउट करूं तो आपका ये भी 2:1 का रेशो है। ठीक है। कुछ अदर बेनिफिट्स भी होते हैं जो कि आपको ड्यू टू रिक्रूटमेंट के टाइम पे हमें फेस करने पड़ते हैं। भाई ई कंपनी की इमेज कैसी है, क्योंकि वही एम्प्लॉय जो अप्लाई कर रहा है वो ये सब चीज़ों को चेकआउट करेगा। जो जैसी बेटर कंपनी होगी वो उसके अंदर ज़्यादा लोग रिक्रूटमेंट पे इम्प्रेस होंगे, वो काम ज़्यादा करेंगे। आपकी इंटरनल पॉलिसी कैसी है, आप कैसे पर्सन को कितना हायरिंग करोगे, कैसी पॉलिसीज करोगे, रिक्रूटमेंट पे कॉस्ट कितनी करोगे, रिक्रूटमेंट की हम कितनी कॉस्ट है जो कि बियर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी आपके फैक्टर को अफेक्ट करती हैं। देखो हमने पढ़ा था बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग एचआर प्लानिंग करेंगे, उसके बाद ही हम जॉब को एनालाइज करके एक जॉब डिसाइड करते हैं। उस जॉब डिस्क्रिप्शन में जो जॉब पे आएगा वो क्या काम करेगा, फिर उसके बाद जॉब स्पेसिफिकेशन, उसके अंदर क्या क्या स्किल होनी चाहिए, इनके दोनों के बेसिस पे ही हम क्या करते हैं रिक्रूटमेंट में अप टू एडवर्टाइजमेंट्स मोर एप्लीकेंट कैन अप्लाई तक प्रोसेस चलता है। उसके बाद आता है आपका सिलेक्शन, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे आपका सिलेक्शंस का प्रोसेस। थैंक यू सो मच।